चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी। और इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही शानदार टॉपिक्स है जिसका नाम सर है आपके पास एग्रीकल्चर। और ये बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक है। और चलिए आज हम लोग डिटेल्स में एग्रीकल्चर को समझते हैं कि आखिर एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग टू क्या क्या टर्म्स होते हैं और कैसे होते हैं, इन चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट जो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। और आप सभी जानते हैं कि भारत में कृषि ही इसका बैकबोन होता है जो पूरी तरीक़े से यहाँ का भरण पोषण कर पाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पर दिया गया है ठीक है कि भारत में कृषि की प्रधानता क्यों है और कैसे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भारत की आज़ादी के बाद 3/4 लोग यहाँ कृषि कार्य से जुड़े थे। अब यहाँ देख सकते हैं कि 3/4 के मीनिंग क्या है, कितना परसेंट हो गया, 71%। भारत की आज़ादी के बाद 3/4 लोग यहाँ कृषि कार्य से जुड़े थे। और इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, कंटिन्यू एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, आगे बोला गया है 2023 से लेकर के 2024 में लगभग ऑलमोस्ट की बात कर रहे हैं 29% लोग भारत में कृषि कार्य से जुड़े हैं। आगे बात किया जाता है सेवा क्षेत्र में व्यक्तियों का योगदान भारत में बढ़ा है। सेवा क्षेत्र कहने का मीनिंग क्या है, इन चीज़ों को समझ लेंगे। जिस तरीके से दुकानदार जो होते हैं, शॉपकीपर होते हैं और बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा यही नहीं, और भी बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं जो सेवा क्षेत्र में आते हैं। आगे इकोनॉमी में हम लोग सेवा क्षेत्र की बात करेंगे कि क्या होता है ये चीज़ें। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ये जो कृषि के प्रकार हैं ये क्या हैं। तो फर्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं इसमें दिया गया है जीवन निर्वाह कृषि। देखिए जीवन निर्वाह कृषि क्या होता है, इसमें कुछ टर्म दिए गए हैं। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से जो कृषि होता है उसको जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। छोटे जोत का आकार, अब बताइए कि जिसके पास छोटा जोत हो क्या करेगा, अपना जीवन यापन करने के लिए इस खेती को करेगा। परंपरागत तकनीक से कृषि कार्य, परंपरागत का मतलब क्या हुआ, जो पुराने तकनीक हैं, जिस तरीक़ा से हल बैल से हम लोग क्या करते, खेती किया करते थे। नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 2 जो दिया गया है सर, ये आपके पास है गहन कृषि। अब यहाँ पर समझते हैं कि गहन कृषि होता क्या है। आधुनिक तकनीक से किया जाता है गहन कृषि, किससे किया जाएगा, आधुनिक तकनीक से। गहन कृषि में होता क्या है कि रासायनिक खाद उर्वरकों के प्रयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि किया जाता है। अब बताइए कि आधुनिक तकनीक से, जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फर्टिलाइजर का हम लोग यूज़ करते हैं, ह्यूमस हो गया, किस तरीके से हमें कंपोस्ट का यूज़ करना है, ये सभी चीज़ों का हम यूज़ करके और तब उसके क्या करते हैं कि ग्रेन ग्रोइंग में सबसे ज़्यादा करके ये डेवलपमेंट होता है और इसमें योगदान देता है सर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर वरानी कृषि क्या होता है। वार्षा आधारित कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, वरानी कृषि। और आपको पता है कि वार्षा आधारित कृषि सबसे ज़्यादा जो होता है वो बिहार में है। बिहार सबसे ज़्यादा फेमस है। बिहार में जो होता है यहाँ के लोग जो हैं कृषि के लिए सबसे ज़्यादा वर्षा पर डिपेंड रहते हैं। और अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, बट ये कम पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं बागानी कृषि। बागानी कृषि में आप जानते हैं कि फल फूल इत्यादि की खेती की जाती है। सब्जी का किसी खास क्षेत्र में उत्पादन करना, ये सब के सब क्या कहलाता है, बागानी कृषि कहलाता है। रोपण कृषि की बात करते हैं तो बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को लगाना, बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही फसल को लगाना क्या कहलाता है, रोपण कृषि कहलाता है। जैसे कि चाय और कहवा, आपको पता है कि भारत का मुख्य पेय पदार्थ नहीं, दुनिया का लगभग बना हुआ है चाय मुख्य पेय पदार्थ होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर नंबर 3, पेज नंबर 3 की जो बात है ये क्या है आपके पास, रिले कृषि। देखिए समझिए रिले कृषि होता क्या है। एक ही खेत में लगातार 3 फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है, रिले कृषि। अब देखिए कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो रिले कृषि क्या होता है उसको पता ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट बार नाम ही सुन रहे हैं कि रिले एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एक ही खेत में लगातार 3 फसल का उत्पादन करना, लगातार वो भी कंटिन्यू होता है। जैसे कि इसमें बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो है झूम कृषि, इसको हम लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ये झूम कृषि होता है, अन्य नाम क्या, स्थानांतरित कृषि, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट की बात करते हैं जनजातीय क्षेत्रों में जब वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर उसे सुखाकर उसमें आग लगा दिया जाता है, फिर उसके अवशेष पर कृषि कार्य किया जाता है। अवशेष का मतलब क्या है कि जिस तरीके से जब जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे क्या रहेंगे, झाड़ी रहेंगे, वृक्ष रहेंगे, उसको काट करके जैसे सूखेगा तो आग लगाया जाएगा, वहाँ से क्या होगा कि जो राख होगा, आज जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से वहाँ कंपोस्ट का क्रिएशन होता है और वहाँ का फर्टिलिटी हाई हुआ। और जब फर्टिलिटी हाई होता है तो वहाँ पर कृषि कार्य बहुत अच्छा तरीके से और बेहतर ढंग से हो पाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, आगे दिया गया VVI है। और आपको पता है कि एमपी में जो बोलता है कि एमपी में झूम कृषि को बेवर कहा जाता है, वहाँ पर एमपी में होता भी है। क्यों होता है इसको समझ लीजिए। वहाँ पर 33% जो है, मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से 33% तक वहाँ जो है
फॉरेस्ट है, और फॉरेस्ट है तो आपको पता है कि फॉरेस्ट को काटेंगे, सुखाएंगे, जलाएंगे, देन फर्टिलिटी वहाँ पर क्रिएट होगा और उसके बाद में खेती करेंगे। जब वहाँ खत्म हो जाएगा फिर हम कहीं और चले जाते हैं, मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाता है, तब तक में यहाँ पर जहाँ हमने खेती किया था वहाँ पर फिर से क्या होता है कि घास वगैरह उगाते हैं और इस तरीके से फिर फॉरेस्ट होगा और उसके आगे प्रोसीड किया जाएगा वैसे ही। आगे आंध्र प्रदेश में झूम कृषि को पोडू या पेंडा कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब ऐसा आता है तो बच्चे नाम नहीं सुनते हैं कि ये एक क्षेत्रीय रीजनल लैंग्वेज हो जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। आगे देखिए सब जगह अलग अलग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम होता है। उड़ीसा में झूम कृषि को पामाडावी कहते हैं, पामाडावी याद रखिएगा। पश्चिम घाट में होने वाले झूम को हम लोग कुमारी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहीं पूछ दीजिए कि कुमारी क्या है, तो बच्चे यहाँ पर सोचने लगते हैं कुमारी क्या है, पहली बार क्वेश्चन सुने तो आप याद रखिए कुमारी किसका नाम है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का नाम है। झूम कृषि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कुमारी कहते हैं, जो कि पश्चिम घाट में होता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा केयर करेंगे। ये राज्य दिया गया है और यूटी दिया गया है, यूनाइटेड टेरिटरी जो होता है केंद्र शासित प्रदेश, और झूम कृषि का यहाँ नाम क्या है, इन चीज़ों को दिया गया है। तो राजस्थान में क्या बोलते हैं बोलिए, वालने। आगे है हिमाचल, हिमालय में क्या है आपका, खिल। झारखंड में सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है झारखंड वाला, क्योंकि वहाँ आदिवासी ज़्यादा हैं, कुरुआ। याद रखिए क्या बोला जाता है, कुरुआ। नेक्स्ट की बात करते हैं पट्टिका कृषि। ये पट्टिका कृषि क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पवन अपर्दन क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की जाती है। पवन अपर्दन होता क्या है, तो जैसे कि हम एग्रीकल्चर को ग्रो करवाए, ग्रो करने के बाद वो बड़ा होता है, और जैसे ही वो बड़ा होता है तो आपको जान करके ताज्जुब और हैरानी हो कि अधिक मात्रा में जब हवाएं चलती है, विंड और वाइंड चलते हैं, तो होता क्या है कि उसको सुला देते हैं, गिरा देते हैं, और गिरा देते हैं तो उस स्थानों पर होता है कि गिरे नहीं, इसको रोकने के लिए हम लोग पट्टिका कृषि करते हैं। और देखिए बोलता है कि मिश्रित कृषि इज इक्वल टू कृषि के साथ साथ पशुपालन करना, तो ये मिश्रित कृषि एग्रीकल्चर कहलाएगा, क्योंकि पशुपालन भी एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट की बात करते हैं अब ये फसल। अब देखिए फसल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। फसल, खाद्यान्न फसल, ये फसल अब क्या है, इसका उत्पादन खाने के उद्देश्य से किया जाता है, जैसे धान या गेहूं। ये देखिए दोनों के दोनों क्या है, हम लोग खाने के उद्देश्य से उगाते हैं, मतलब इसको हम लोग फसल बोलते हैं। आगे है तिलहन फसल। आप समझते हैं तिलहन फसल होता है क्या है, जिससे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, तेल फाइंड करते हैं, सरसों, राई, सोयाबीन। मतलब एग्रीकल्चर एक ऐसा टॉपिक है सर कि आप थोड़ा सा बारीकी तरीके से समझ के टू अंडरस्टैंडिंग करके यदि स्टडी करते हैं तो ये आप क्लियर कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर फसल। अब यहाँ दलहन फसल क्या है, जिससे हमें दाल की प्राप्ति होगा, मूंग, चना, मसूर, अरहर, जितने भी चीज़ें होता है। आगे हम बात करते हैं अब इसी में देखिए यहाँ अरहर, इसको हम लोग रेड ग्राम के नाम से भी जानते हैं, इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब यहाँ पेय फसल है। अब ये पेय फसल क्या होता है, जिसके पीने के लिए उपयोगी होता है, चाय हो गया, कहवा हो गया, ये सब पेय पदार्थ होता है। आगे है हम बात करते हैं रेशेदार फसल, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जूट का पास, मतलब विभिन्न प्रकार के जो कपड़े वगैरह इस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं और बनाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं समानांतर फसल। ये होता क्या है, आप याद रखिए कि हम ये कंटिन्यू और ये अपलोड करेंगे वीडियो, ये कोई इसमें टाइम वेस्ट नहीं, एकदम स्पीड में नोट करते हैं, और ये जो भी चीज़ें आपका रहता है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही नोट्स का है। आप इसे चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं कंटिन्यू एग्जाम को क्रैक कर रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि कैसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप टू द पॉइंट स्मार्ट वर्क कीजिए, आपके रिजल्ट रखे हुए रहेंगे, ऑलवेज रिजल्ट आपके होंगे। तो चलिए हम समझते हैं समानांतर फसल होता है क्या है। ठीक है, इसको पैरेलल, इसको एग्रीकल्चर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्रॉप होता है सर। जब एक ही भूखंड खेत में एक ही समय दो फसल को एक साथ उत्पादन करते हैं तो ऐसे फसल को समानांतर फसल कहते हैं। अब समझिए क्या बोलता है, जब एक ही भूखंड पर एक ही खेत पर एक ही समय में, एक ही खेत पर एक ही समय में एक साथ एक से अधिक फसलों का उत्पादन करना ही क्या कहलाता है, समानांतर फसल कहलाता है या कृषि कहलाता है। जैसे गेहूं के साथ सरसों का उत्पादन, देखिए गेहूं होता है और इसके आसपास जो होता है, जो फील्ड होता है, उसके किनारे किनारे हम लोग क्या करते हैं, सरसों को एकदम धारी कर देते हैं, इस तरीके से होता है क्योंकि सरसों भी हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं कि बीच में उसको छिड़क देते हैं और वहां से भी होता है। आगे इसमें प्रश्न दिया गया चन्ना के समानांतर फसल कौन है, तो देखिए यहाँ पर चन्ना, गेहूं, धान, गन्ना। तो गेहूं में कभी हम चना को बो नहीं सकते, धान में तो होता ही नहीं है, गन्ना में होता ही नहीं, तो बच क्या गया आपके पास तीसी, और इसको हम लोग अलसी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये एक प्रकार का तिलहन चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं, अलसी। आगे हम बात करते हैं फलीय फसल। ये होता क्या है, फलीय फसल को समझिए, इसे फलीदार फसल भी बोलते हैं। दलहन के अंतर्गत आने वाले सारे फसल फलीय फसल कहलाते हैं। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, मटर या चना। कुछ बच्चे यहाँ पर फलीय फसल को समझते हैं कि फल की बात किया जा रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं मैंगो हो गया, लीची वगैरह हो गया, ये सब नहीं होता सर, ऐसा नहीं समझेंगे आप। ठीक है, ये फल नहीं होता है, यह जो होता है ये दलहन फसल होता है, आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं सर, ये क्या है थोड़ा सा केयर करें। ऋतु के आधार पर फसलों के प्रकार। अब देखिए क्लाइमेट भी इस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि क्लाइमेट में कौन से क्लाइमेट में हम क्या क्रिएशन करेंगे, खरीफ फसल, रबी फसल और ये क्या है आपके पास जायद फसल। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पर खरीफ फसल की बातें क्या किया गया है, इसे जून जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये क्या बोला गया है, इसको जून जुलाई में बोया जाएगा, ठीक है ना, जून जुलाई में बोया जाएगा तथा अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल। उसके बाद में बोलता है कि फसल, याद रखिएगा ये जो फसल है कौन सा फसल है, रबी फसल। इसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा इसे मार्च अप्रैल में काटा जाता है, और ये मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा मई जून में काटा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसको जरा समझिए। मक्का हो गया, अरहर हो गया, गन्ना, बाजरा, ज्वार, रागी जितने होते हैं ये सब के सब खरीफ फसल है। कौन फसल है, खरीफ फसल है। ये आगे हम बात करते हैं कि आलू, सरसों, राई ये सब जो चीज़ें हैं ये सब के सब आपके पास क्या है, रबी फसल है सर। आगे ये सब क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, इसको आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या दिया गया है, जायद फसल, क्योंकि इससे करंट पैसा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मटर, जौ, गेहूं, चना, ये सब के सब एग्जाम में पूछता भी है कि चना कौन सा फसल है, तो रबी फसल आप याद रखिएगा। तो देखिए कुछ कुछ बच्चे क्या किया जाता है कि इसको भोजपुरी में भी इसको बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, तो याद रखिए एक वैसे फसल, रबी फसल जैसे कि हम बात करते हैं, इसका कैसे हम डिफिनेशन देंगे, ठीक है। एक वैसा फसल जिसको अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, ये रबी फसल। तो और भी डिफरेंट टाइप से उसको बोला जा सकता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा आप केयर करेंगे। होलिका दहन में किसे पकाकर खाते हैं। अब देखिए होलिका दहन जो होता है होली में, इसमें जो कंडीशन देते हैं कि धान की बाली को, मक्का की बाली को, गन्ना की बाली को और क्या है आपके गेहूं की बाली को। तो आपको पता है कि होलिका के समय मतलब होली के समय आपका धान होता नहीं है, मक्का भी नहीं होगा, गन्ना भी नहीं होगा, तो होगा क्या, गेहूं। और यहाँ पर जौ को भी हम लोग तीसी और अलसी को भी ले सकते हैं। आगे छठ पर्व मनाते हैं, कब मनाते हैं, तो पूर्णिमा को, कृष्ण पक्ष को, शुक्ल पक्ष के चौथी को। तो याद रखें शुक्ल पक्ष में हजोरिया में ही होता है, लेकिन ये क्या है, षष्ठी को, जिसको हम लोग खष्टी बोलते हैं। आगे तो दुर्गा पूजा मनाया जाता है खरीफ फसल के उत्सव के रूप में, खरीफ फसल के उत्सव के रूप में। तो अब खरीफ फसल तो आप समझ रहे हैं कि धान वगैरह जो होता है अक्टूबर वगैरह के आसपास में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है रबी फसल के उत्सव के रूप में होली मनाते हैं, रबी फसल के उत्सव के रूप में होली मनाते हैं। और खरीफ फसल के रूप में आप याद रखिए क्या मनाते हैं हम लोग, दुर्गा पूजा। आगे ट्रिक भी दिया खरीफ फसल की, खरा खरा प्योर का गधा बाजा बाजा। अब देख खरीफ फसल के लिए दिया गया है ये पूरा का पूरा, थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नोट्स के अकॉर्डिंग टू भी आप कर सकते हैं। आगे रबी फसल का ट्रिक है रब के नाम लेने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, आलू, सरसों, राई और क्या है मटर। आजकल जेल में जौ हो गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं सर गेहूं, और गेहूं हो गया चना का, तो चना हो गया रोटी खा रहा है, तो ये इजी है सर, ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। दलहन में कौन सा फसल रबी नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मूंग, यह एक प्रकार का जायद फसल होता है सर। आगे हम बात करते हैं कौन सा फसल दलहन फसल को तैयार होने में सबसे लंबा समय लगता है, तो अरहर। आपको पता है कि 2-3 फसल का समय अकेला ले लेता है, ये सब तो नहीं लेता लेकिन ये आपका ले लेता है टोटली। आगे हम बात करते हैं मूंगफली, निम्नलिखित में से कौन सा कैसा फसल है, तो मूंगफली आप समझ रहे कि जायद फसल है। नेक्स्ट की बात करते हैं भौगोलिक दशा, धान, चावल। धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। आपसे क्वेश्चन भी आता है कि धान कैसा फसल है, उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके लिए औसत तापमान कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि रूम टेम्परेचर के आसपास होनी चाहिए। इसके लिए सबसे ज़्यादा वर्षा की नीड होती है, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक इसके लिए रेंज चाहिए। नेक्स्ट की हम बातें करते हैं धान के लिए समतल उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसको हम लोग क्या एलोवियल सॉइल भी बोलते हैं, इसकी नीड होती है। नेक्स्ट की बात करते हैं कि धान का उत्पादन का क्षेत्र कौन कौन है। आप देख सकते हैं कि जितना भी अरेबियन सी वगैरह, अरेबियन बे ऑफ बंगाल का जो पार्ट है, देखिए बे ऑफ बंगाल की हिस्सा वाला जितनी भी चीज़ें इस साइड होते हैं, जैसे कि हम बात करते तमिलनाडु हो गया आपका, इधर उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, झारखंड में भी थोड़ा सा कम ही होता है, मध्य प्रदेश का कुछ ही पार्ट है, पूरा का पार्ट नहीं है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ये सब पूरा टोटली आपका जो पार्ट है आ जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, ये है गेहूँ। गेहूँ के लिए देखिए इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर जल की आवश्यकता होती है, जिसके हम लोग 1 टाइम सिंचाई करके कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन साइंटिफिक रूप से बताया जाता है कि इसको 5 टाइम्स क्या करना चाहिए, सिंचाई करना चाहिए, जिसको हम इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। इसके लिए औसत 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि इसके लिए टेम्परेचर यदि हाई है तो गेहूं की फसल नहीं हो सकती है। मतलब टेम्परेचर इसके लिए क्या चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। जितना लो रहेगा उतना ही ज़्यादा बेटर होगा, और यही वजह कि ठंडी के मौसम में होता है।
आगे कहा गया है आपके पास, यहाँ थोड़ा सा आप केयर करेंगे कि हरित क्रांति, ये हरित क्रांति क्या होता है। प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक धान की खेती होती थी, यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता था। इसके स्थान पर मुख्य रूप से मडुआ, जिसको हम लोग रागी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि मडुआ का रोटी खाइए बहुत अच्छा हो जाइएगा क्योंकि पौष्टिक ज़्यादा होता है, का खेती होता था। नोट, हड़प्पा सभ्यता में रागी का उत्पादन नहीं होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का है। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा फसल नहीं होता था? तो रागी, मतलब मरुआ नहीं होता था। आगे कहा गया हरित क्रांति का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ये क्या क्या है, ये कहाँ से आया था इसका बीज? मैक्सिको से गेहूं के उच्च उन्नत किस्म के बीज आए थे, जिसको हाइब्रिड बीज कहा गया। ये शब्द क्या है? विलियम गौर ने दिया था। आगे आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गौर ने दिया। आगे है, यह पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हरित क्रांति का इफेक्ट देखा गया था। आगे बोलता है कि हरित क्रांति का भारतीय जनक MS स्वामीनाथन है, जबकि इनका जो हरित क्रांति का मुख्य जो जनक हैं वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसके लिए बताया गया शिमला है। आलू में कई आंखों बने होते हैं, उसे देखने के पर लगता है कि वह शर्मा रही, इसलिए शिमला। अब मतलब ये ट्रिकी बेसिस से आप याद रख सकते हैं। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है आपके पास? कटक है। तंबाकू के लिए क्या है? राजमुंदरी, जो आंध्र प्रदेश में है। कभी कभी स्थान भी पूछ लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही तक है, फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे।